अभी तक हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ रहे थे, जो वास्तविक संख्या के पहला गुण था। नेक्स्ट जो प्रमेय है वो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। नाम से ही क्लियर है कि ये पूरे अंकगणित का जो हमारा बेस है, आधार है, उस पे आधारित प्रमेय है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, जो हमारी भाज्य संख्या है, उसके अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। मतलब भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं, उसे हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तथा यह गुणनखंड जो होगा, जो हम लोग गुणनखंड करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग गुणनखंड निकाले हैं 1,27,512 का, तो वो जो होता है वो गुणनफल के आने वाले कर्म के बिना अद्वितीय होता है। तो यहाँ पे कर्म बन रहा है कि 2 जो है 3 टाइम्स आया है, 3 जो है 2 टाइम्स आया है, इसी तरह 7 गुने 11 गुने 7 1 टाइम्स आया है, और 11 1 टाइम्स, और 23 1 टाइम्स। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, गुणनफल के कर्म के रूप में लिखे हैं। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों को कर्म को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक प्राकृत संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, उसके गुणनखंडों को कर्म को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। मान लिया कि x एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि x m² को विभाजित करती है तो x m को भी विभाजित करेगी, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रमेय में यह भी हम लोग को बताया गया। पहले तो ये बताया कि भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को भाज्य संख्या के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट बता रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। कि मान ले कि जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 को x मान ले। तो कह रहा है कि यह अगर x जो है वो एक अभाज्य संख्या है, तो x जो है अगर m² को विभाजित करती है, ठीक है। m² करने का मतलब ये 4, मान लीजिए कि ये 2 टाइम्स है, ठीक है। x m² को विभाजित करेगी तो x क्या है, m को भी विभाजित करेगी। मतलब जो है 2 जो है 4 को भी विभाजित करेगी, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। नेक्स्ट जो है ये इस प्रमेय से हमें, जब हम लोग शुरुआती में पढ़ रहे थे तो उसी समय हम बताए गए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग HCF को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है, किसके फॉर्म में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ABQR के रूप में। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में हम लोग अभाज्य गुणनफल के आधारित हम लोग HCF और LCM को भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या को साबित करते हैं। अपरिमेय संख्या को साबित हम लोग कैसे करते हैं, ये देखें। विरोधीद्योक्ति द्वारा प्रमाण। इस विधि से यह सिद्ध करने के लिए कथन A सत्य है कि हम यह मानकर प्रारंभ करते हैं कि हम लोग को यहाँ पे प्रमाण करना है कि कैसे इसको साबित करें। कथन A असत्य है, फिर इस मान्यता के आधारित होकर सही तर्कों के द्वारा हम ऐसे कथन पर पहुँच जाते हैं जो हमारी मान्यता के विपरीत है अथवा एक ज्ञात गलत कथन है। इस प्रकार हमें एक विरोधी कथन या विरोधाभास मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कि सिद्ध करने के लिए कथन A सत्य है, लेकिन हम प्रारंभ में इसको मान लेते हैं कि कथन A असत्य है। फिर उसी मान्यता के आधारित, उसी तर्क के आधारित हम लोग आगे बढ़ते हैं जो हमारी मान्यता के विपरीत है अथवा एक ज्ञात गलत कथन है। इस प्रकार हमें एक विरोधी कथन या विरोधाभास मिलता है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि कथन A असत्य नहीं हो सकता, अर्थात कथन A सत्य है। तो यहाँ देखते हैं कि कैसे। एक एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमको ये देखना है कि √3 अपरिमेय, तो हम लोग मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है,
ठीक है। तो परमेय संख्या है तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे परमेय संख्या तो √3 बराबर p/q, जहाँ p और q धन पूर्णांक है, p q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, और p और q का तो p² और q²। तो यहाँ पे हो गया 3 p² और q²। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 3 q² बराबर p²। अतः p² 3 का गुणज है। अतः p² 3 का गुणज है, तो 3 p² को भी विभाजित करता है। तो हम लोग जब इससे पहले पढ़ने में पढ़े थे कि x m² को विभाजित करती है, तो x m को भी विभाजित करेगी। तो p² 3 का गुणज है, तो 3 जो है p² को विभाजित करता है, लेकिन 3 एक अभाज्य संख्या, अतः 3 p को भी विभाजित करेगा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। इसीलिए p 3 का गुणज है। माना कि p = 3k, जहाँ k एक पूर्णांक है, तो p² बराबर हो गया 3q²। तो p² बराबर हो गया 3q²। p का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो अब हम लोग मान लिए कि p² बराबर 3k²। p का मान अब हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3k² बराबर 3q²। 3k² बराबर हो गया 3q²। तो इसका स्क्वायर किए हुए तो 9q², और इधर हो गया 3q²। इसको काटे तो क्या हो गया, 3 तिया 9, तो q² बराबर 3k²। अब हम लोग यहाँ पे p बराबर 3k मान लिए थे, तो अभी हमको p² बराबर भी और q² दोनों वैल्यू निकल गया। p² बराबर हो गया 3q² और q² बराबर निकल गया 3k²। अतः 3q² को विभाजित करता है। 3 जो है q² को विभाजित करता है, लेकिन 3 एक अभाज्य संख्या है। तो इससे पहले ही हम लोग पढ़े थे कि अभाज्य संख्या अगर m² को विभाजित करती है तो m को भी विभाजित करे, अतः 3 q को भी विभाजित करेगा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। अतः 3 p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किंतु हमने माना था कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार हमें एक विरोधाभास मिला। कि विरोधाभास मिलने तथा हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। और √3 एक क्या हो गई, परमेय संख्या नहीं है, तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 बराबर p/q होगा, जहाँ p और q धन पूर्णांक है। p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हम लोग माने थे। लेकिन यहाँ पे p और q दोनों का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, 3। 3 जो है p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इस तरह प्रकार हम लोग जान ले कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम लोग परमेय संख्या के प्रसार को देखेंगे। तो यहाँ पे परमेय संख्या के दशमलव प्रसार संबंधी कुछ परिणाम। परमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, तो शांत हो कहने का क्या मतलब है, जैसे p/, हम लोग 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ n और m बराबर 0, 1, 2 एवं p पूर्णांक है। तो 0.284, तो 284 बट्टे हम लोग लिख सकते हैं दशमलव को उड़ा के 1000। ठीक है। तो 284 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते तो 2 का पावर 2 गुने 71, और 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग 2 और 2 को काट देते हैं तो हमको आ जाता है 71 बट्टे 2 का पावर 1 और 5 का पावर 3। तो यहाँ पे कह रहा है कि शांत तब होगा परमेय संख्या का दशमलव प्रसार जब हम लोग 2 के पावर n और 5 के पावर m में लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 के पावर 1 और 5 के पावर 3 आया है, तो इसीलिए परमेय संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ पे शांत होगा। अब 1 का विलोम, जो जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा वो परमेय संख्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे परमेय संख्या जैसे p/2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में बदला जा सकता है, जहाँ p पूर्णांक एवं n और m 0, 1, 2, तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे 71 बट्टे 250, तो 71 गुने 2 के पावर 5, 2 गुने 5 का पावर 3। तो यहाँ पे q बराबर
250 का हो गया 2 गुने 5 का पावर 3, 2 का पावर n और 5 के पावर n रूप में होगा, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत है तो परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। परमेय संख्या जिसे p बटा 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p पूर्णांक है एवं n m 0 1 2, तो उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या अवंसानी आवृत्ति होगा। तो अब हम लोग जिसके p बटे 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अशांत होगा, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं शांत होगा। तो इसका मतलब यही बात को हम लोग अपोजिट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर परमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा वो परमेय संख्या होगा। और परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर p बटा 2 का पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है तो वो क्या हो गया, अशांत होगा। तो ये हमारा इतना अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से ये सब चीज़ हम लोग सॉल्व किए कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि वो शांत है और कैसे अशांत है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग HCF कैसे सॉल्व करते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पे जैसे 60 और 96 का हम लोग मौसा निकालें, तो 60 का हो गया 60 का हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 96 का हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो इसमें क्या है, 2, क्या है इसमें 2 और 2, इसमें भी 2 आया है, इसमें भी 2 आया है और 3, तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, इसमें 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1, लेकिन 2 बार दोनों में आया है और 3 एक बार। तो 60 और 96 का जो सार्व गुणनखंड होगा वो 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 तिया 12। तो इसका जो सार्व गुणनखंड होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो 60 और 96 जो है पूरा 12 को पूरी विभाजित करेगी। तो अब हम लोग इससे लघुत्तम समापवर्तक कैसे सॉल्व करते हैं, तो 60 और 96 का फिर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 60 जो हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। 96 हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1। तो 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जो ज़्यादा टाइम्स आएगा, ठीक है, जैसे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 5 है तो हम लोग 2 का पावर 5 लिए हैं, ठीक है, और जो नहीं भी है दोनों में वो भी लेंगे। तो 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, 3 का पावर 1 दोनों में है तो ये लेंगे ही, और 5 का पावर 1। तो हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई किए तो आ गया 480। तो इस विधि के को अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। तो अगर कहता है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF AB गुने LCM AB बराबर a गुने b, HCF गुने LCM बराबर क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल, जिसकी जांच अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के उपयोग करके कर सकते हैं। 60 और 96 का मौसा जो निकालेंगे 12, 60 और 96 का लौसा निकालेंगे तो 480। HCF AB मान ली, LCM AB तो क्या हो गया, संख्याओं का गुणनफल, HCF हो गया 12 और LCM हो गया 480। तो हम लोग जो इसका गुणनफल निकाले 60 और 96 का, तो इसका 5760, ये भी हो गया 5760। तो लौसौ गुने मौसौ बराबर क्या हो गया, संख्याओं का गुणनफल। तो इस प्रकार हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में देखें क्या कि अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो अगर कर्म के रूप में आता है तो वो हो जाएगा भाज्य संख्या, और इससे हम लोग देखें कि अपरमेय संख्याओं को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और देखें कि परमेय संख्या का प्रसार और अभाज्य गुणनखंड के विधि से HCF और LCM। तो ये था अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पे रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से रिलेटेड जो प्रश्नावली 1.2 है उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो
के साथ आएंगे फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।